तो प्यारे बच्चों, टुडे लेट स्टार्ट द चैप्टर नेम फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ में हम क्या स्टडी करेंगे? सेल हम स्टडी करने जा रहे हैं यहाँ पर। अब इस सेल में क्या है, हमें प्लांट सेल हो गया, एनिमल सेल्स हो गया, और जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के सेल है जिनको नेक्ड आई से देखना पॉसिबल नहीं होता, उन सेल को भी हम स्टडी करने जा रहे हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ जैसे कि आपको मालूम है, ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है, इसमें हमारा नेचर में कितना है, अप्रोक्स 4 मिलियन जो हमारे स्पीसीज़ है ऑल ओवर। स्पीसीज़ में ब्लू ग्रीन एल्गा भी आ गया, बैक्टीरिया भी आ गया, प्लांट सेल्स भी आ गया, एनिमल सेल्स भी आ गए। अगर हम प्लांट स्पीसीज़ की बात करते हैं तो कितना है, 1.5 बिलियन हमारे प्लांट स्पीसीज़ है, और हमारा बुक्स में आपका लिखा है, देख सकते हैं आप, स्टडी कर सकते हैं उसका। और उसमें 0.5 जो मिलियन है वो कितना है, हमारा एनिमल स्पीसीज़ हमारी फाउंड है। तो स्टडी हम करने जा रहे थे फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ में क्या है, हमने स्टडी करना है सेल का स्ट्रक्चर, सेल का बिहेवियर, सेल का मैकेनिज्म्स। जैसे कि हम बात करें, हमारी जो इंडस्ट्री है, फैक्ट्री है, उसमें डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट्स बनते हैं, है ना, रिलीज़ होते हैं वो। ऐसे हमारे सेल भी एक फैक्ट्री की तरह काम करती है, उसमें डिफरेंट टाइप के जो केमिकल्स हैं वो भी बनेंगे, उनका रिप्रोसेसिंग होगा, रिसाइकिल्स होता है उनका, है ना। तो फैक्ट्री की तरह हमारी ये सेल्स जो है काम करती है। इसमें बायोफिजिकल भी, बायोकेमिकल भी और बायोलॉजिकल बायोलॉजी भी, इसमें तीनों साइंस काम करती है। ऐसा नहीं है कि केवल बायोलॉजी में आपको स्टडी करा रहा हूँ तो यहाँ बायोलॉजी है, आप आगे स्टडी हायर क्लास में स्टडी करेंगे तो वहाँ पर क्या होगा, केमिस्ट्री, फिजिक्स और लाइफ साइंस आपकी बायोलॉजी, ये तीनों के तीनों काम कर रही होती है आपकी बायोलॉजी के अंदर। तो ये तीनों का पार्ट होता है, पूरा समावेश रहता है इसके अंदर। हर साइंस में आप बात करेंगे तो कंप्लीट आ जाता है इसके अंदर। तो आपका एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए चीज़ें बता रहा हूँ, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अब देखिए, बात कर रहे हैं हम यहाँ पर ऑल अबाउट द सेल। ऑल अबाउट द सेल। सेल क्या होते हैं? सेल आर द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, मतलब फंक्शन भी प्रोवाइड करेगी, स्ट्रक्चर भी प्रोवाइड करेगी, मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करेगी, प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करेगी। सेल का काम क्या है? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना, है ना, ये सब काम है। प्रोटेक्शन मैकेनिकल सपोर्ट, है ना, सेफ्टी, तो ये सारे जो है, और एक शेप साइज। तो ये सब चीज़ें हमारे कौन प्रोवाइड करता है? हमारे सेल प्रोवाइड करती है हमारी बॉडी के लिए। चाहे बॉडी अपनी प्लांट्स बॉडी हो, चाहे एनिमल बॉडी हो, चाहे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो सूक्ष्म जीव होते हैं, जिनको माइक्रोबायोलॉजी में स्टडी करते हैं, सूक्ष्म जीवों को, उनका स्टडी हो। तो हम इसमें स्टडी करने जा रहे हैं हमारा। तो इसमें एक साइंटिस्ट थे हमारे, रॉबर्ट हुक साहब। तो रॉबर्ट हुक साहब ने क्या किया, इसका सेल का स्टडी किया, सेल के स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाइड किया, उसका एक्सप्लेनेशन दिया कि सेल में ये सब चीज़ें होती है। न्यूक्लियस, सेंटर में न्यूक्लियस होता है, अब कहाँ होता है, उसका डायरेक्शन क्या होता है, सेंटर में न्यूक्लियस होता है कि पेरीफेरी में न्यूक्लियस होता है, वो आप आगे स्टडी करोगे, है ना। सेल में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में फिर क्या होता है, न्यूक्लियोलस होता है। हिंदी में अगर बात करें, न्यूक्लियोलस को बोलते हैं हम केंद्रिका, और ये हमारा क्या है, न्यूक्लियस है। ये क्या है, न्यूक्लियस। इसके अंदर न्यूक्लियोलस होता है, फिर एक न्यूक्लियोलस, केंद्रिका बोलते हैं इसको हिंदी में बच्चों। हिंदी वालों को प्रॉब्लम ना हो, केंद्रिका। और इसको बोलते हैं हम हिंदी में, न्यूक्लियस को क्या बोलते हैं हम? इसको केंद्रक बोलते हैं, केंद्रक। ठीक है, अब ये काम क्या करते हैं, इनका प्रॉपर फंक्शन क्या होता है इनका? अब फंक्शन भी स्टडी करना है ना हमें। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ, सेल में हम स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ। तो इसका स्ट्रक्चर, किन किन का स्ट्रक्चर क्या है, किसको क्या नाम नेमिंग दिया हुआ है, किसको किस नाम से बुलाते हैं, उसके काम के अकॉर्डिंग ही, उसके फंक्शन के अकॉर्डिंग ही हम उसको जो
सेल के अंदर फिट कर देते हैं। उसका नेमिंग हम सब डिसाइड पहले से है डिसाइड। अब सबके फंक्शन क्या होते हैं वो हम स्टडी करना है हमें, और थोड़ा स्टडी करना है, ऐसा नहीं है कि अपने सारा स्टडी करना है। जब आप नेक्स्ट क्लास में जाओगे 11th में, 10th में, 11th में, फिर दोबारा से ये चीज़ें रिपीट होंगी, इसको थोड़ा सा वाइडली ये यूज़ होंगी। तो ये रॉबर्ट हुक थे। आप देखो 2 चीज़ें पूछते एग्जाम में, क्वेश्चन कैसे आता है। पहले वो बोल देगा कि आपको सेल का डिस्कवर किसने किया, ठीक है, न्यूक्लियस का डिस्कवर किसने किया। तो आपको आइडिया होना चाहिए, सेल का नाम आते ही रॉबर्ट हुक, न्यूक्लियस का नाम आते ही रॉबर्ट ब्राउन, है ना। दोनों के नेम एक जैसे होते, कंफ्यूज ना हो आप, रॉबर्ट ब्राउन। तो जैसे न्यूक्लियस की बात करें तो रॉबर्ट ब्राउन, BROWN, ब्राउन। और सेल में की बात करें तो सेल में क्या आ जाएगा, रॉबर्ट हुक आ जाएगा। ऐसे हुक से याद करो आप। हुक किस लिए होता है, किसी को पकड़ने के लिए, कैच करने के लिए, कॉट करने के लिए होता है ना। तो कांटा डालते हैं, फिश को पकड़ते हैं तो हुक होता है। तो ऐसे मान लो कि जो फिश होती है वो सेल है कोई, उसको खींच करके पानी से बाहर निकालना है, तो रॉबर्ट हुक हो गया। तो सेल के लिए क्या है, हुक, है ना। और इसके अंदर क्या होता है, कुछ स्मॉल पार्ट होता है, उसको न्यूक्लियस बोल सकते हैं। तो वो हो जाएगा हमारा रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट BROWN, ब्राउन। ओके, देन स्टार्ट। नेक्स्ट, नंबर ऑफ सेल कैन वर्क टुगेदर टू फॉर्म टिश्यू एंड ऑर्गन। तो ऐसे क्या होता है, सेल मिलकर के क्या बनाते हैं, टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू मिलकर क्या बनाते हैं, ऑर्गन बनाते हैं। तो जो डिफरेंट टाइप के जो सेल्स होते हैं वो एक सिमिलर टाइप का कोई एक टिश्यू को डेवलप करते हैं। और जो हमारे डिफरेंट टिश्यूज़ हो सकते हैं, ऐसे डिफरेंट टिश्यूज़ हमारे डिफरेंट वर्क को परफॉर्म कर सकते हैं। हमारा सेम जो टिश्यूज़ हो सकते हैं हमारे, वो सिमिलर फंक्शन हमारा पॉसिबल हो सकता है। तो इस तरीके से हम इसी को बोलते हैं हम स्ट्रक्चरल फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ। इसका प्रॉपर मीनिंग क्या है, यही मीनिंग है इसका। तो हमारे सेल मिलके क्या बनाते हैं, ऑर्गन डेवलप करते हैं। और डिफरेंट ऑर्गन का क्या होता है, स्पेसिफिक वर्क होता है, स्पेसिफिक फंक्शन होता है। ओके स्टूडेंट, तो नेक्स्ट है सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन में क्या नजर नाम से आ रहा है, रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन का क्या मतलब होता है, कंबशन होता है। मेनली आपको थोड़ा सा एडवांस में बताऊं थोड़ा मैं, कंबशन का मतलब क्या है, ऑक्सीजन को लेकर के कोई फंक्शन कर देना, मतलब बर्न कर देना उसको। ऐसे होता है ना, आग लगाने के लिए, फायर करने के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे हम माचिस की तिल्ली से ऑक्सीजन को जलाएंगे तो हमें क्या रिक्वायरमेंट होगी, फायर की रिक्वायरमेंट होगी, किसी चीज़ को बर्न करने के लिए, बर्निंग के लिए। ऑक्सीजन, विदाउट ऑक्सीजन बर्निंग पॉसिबल नहीं है, मतलब फंक्शन पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे ही हमारे सेल में ऑक्सीजन जाता है, वाटर भी जाएगा, और ऑक्सीजन वाटर की हेल्प से क्या होगा, लाइफ सेवर है ना ऑक्सीजन और वाटर, उससे क्या होगा, डिफरेंट फंक्शन होते हैं, है ना। बर्निंग होती है एज ए फ्यूल। फ्यूल क्या होता है हमारा, ग्लूकोज होता है। फ्यूल क्या होता है, ग्लूकोज। ये क्या है, फ्यूल। तो ये एज ए फ्यूल काम करेगा ग्लूकोज। उसके बाद में इसकी बर्निंग होगी, इसका कंबशन होगा, इसका रेस्पिरेशन होगा। रेस्पिरेशन मीन्स कंबशन। और ये इस हमारे सेल जो फैक्ट्री है इसके अंदर जाएगा और ये क्या डेवलप करेगा, एनर्जी डेवलप करेगा। तो ये फिर से एनर्जी फर्दर डेवलप कर देता है, और जो बचा हुआ CO2 या वेस्ट होता है वो निकल जाता है बॉडी से, है ना। जो हमारा जो यूरिन से जो वेस्टेज होता है वो हार्मफुल जो सब्सटेंसेस बनते हैं, बताना मैंने आपको स्टार्टिंग में, जो सेल होता है वो डिफरेंट टाइप के प्रॉपर कंपाउंड्स और दूसरे जो है इंग्रेडिएंट्स, दूसरे हार्मफुल, जैसे आप बोल सकते हैं, आपको मैं बताना नहीं चाह रहा था, छोटी क्लास है आपकी, यूरिक एसिड, यूरिया, जो वेस्टेज होता है बॉडी के लिए, जो डिफरेंट वेस्टेज है वो हम रिलीज एक्सक्रीटरी हमारे जो सिस्टम से वो आउट हो जाता है बॉडी से, हमारे स्वेटिंग के थ्रू बाहर हो जाता है, पसीने के थ्रू, जो हमारी स्वेट ग्लैंड्स होती है इनके थ्रू बॉडी से बाहर चला जाता है। होता है ना, जो स्वेट होता है हमारा पसीना नमकीन टाइप का होता है, स्लाइन टाइप का होता है। तो इसी तरीके से हमारी बॉडी से एक्सक्रीशन के थ्रू बॉडी से बाहर हो जाता है। तो देखो मैंने आपसे इतना सब कुछ बताया, मैंने ये स्टार्ट करने से पहले ही मैंने आपको सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया। तो आपको आइडिया मिल जाना चाहिए कि मैंने आपको आगे क्या स्टडी, क्या मैं पढ़ाने वाला हूँ आपको। अब देखिए ये सब चीज़ें क्या लिखी है इसमें, बोल रहा है सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें फूड रिलीज, विच फूड रिलीज एनर्जी इन द माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, पावर हाउस है। जैसे कि आपका डैम होते हैं, वहाँ से क्या होता है, एनर्जी बनती है ना। वहाँ पर डैम से क्या होता है, एनर्जी का फॉर्मेशन होता है।
और वो एनर्जी जा कर के ट्रांसफार्मर्स को सप्लाई करने का काम करता है, और वो एनर्जी किसी मशीनरी के थ्रू वो वहाँ पर जो एनर्जी स्टोर होती रहती है, और जहाँ पर सप्लाई की नीड होती है वहाँ पर ट्रांसफ़र कर देती है। तो ऐसे ही हमारा ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये माइटोकॉन्ड्रिया, इसका काम सेम वही काम होता है बिजली बनाने का, है ना। तो इसमें बिजली बनाने का काम होता है इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। इसकी डिफरेंट स्ट्रक्चर है, डिफरेंट शेप है, डिफरेंट साइज है, टाइप है, वो आपके एनसीईआरटी का बुक में आपके ऑलरेडी सब मेंशन है। कि मुझे आपको इतना बताना है, इसमें डिफरेंट टाइप के ये डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होगा, ऑलराइट। तो आपको पता होना चाहिए डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर विच ऑर्गेनेलीज, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, प्लास्टिड्स हो गया, ये सब क्या है, डबल मेम्ब्रेन है। सिंगल मेम्ब्रेन में आपके जैसे वैक्यूल्स आता है, और आपका क्या आ जाता है इसमें लाइसोसोम्स आ जाते हैं, वो सिंगल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेलीज है। तो आप क्वेश्चन एग्जाम में ये आएगा कि डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली, सिंगल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेलीज। तो सेल के अंदर आपको आइडिया होना चाहिए हाउ कैन डिफाइन द सेल, डिफरेंशिएट इन प्लांट सेल और एनिमल सेल, व्हाट आर द डिफरेंट बिटवीन प्लांट एनिमल सेल, व्हाट आर द सेलुलर ऑर्गेनेलीज डिफरेंसेस इन बोथ ऑफ द सेल। तो आपको आइडिया होना चाहिए सब चीज़ों का। तो इनकी अभी हम इसके कंपोनेंट की बात नहीं करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया की, सिर्फ इतना बताऊंगा माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस की तरह काम करेगा, एनर्जी को फ्लो करेगा, और एनर्जी इसमें क्या होगी, स्टोर्ड होगी, और जहाँ पर बॉडी को रिक्वायरमेंट होगी वहाँ से एनर्जी रिलीज हो जाएगी। थोड़ा आपको ये भी आइडिया होना चाहिए कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होगा, ये माइटोकॉन्ड्रिया वन सेल के अंदर कितने माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, हाउ मैनी माइटोकॉन्ड्रिया आर पॉसिबल इन ए सिंगल सेल। तो अराउंड 5-7 माइटोकॉन्ड्रिया पॉसिबल होते हैं, ऐसा नहीं कि 1-2 माइटोकॉन्ड्रिया है। और ये हमारा सेल का भी अपना लाइफ होता है, अपना एज होता है। तो सेल की डेथ भी होती रहती है, और फिर दूसरे सेल डेवलप होते रहते हैं सेल डिवीज़न के थ्रू। आप स्टडी करेंगे इसमें आगे। तो यहाँ देखो हो क्या रहा है, ये हमारा प्लांट सेल की बात कर रहे हैं, फोटोसिंथेसिस लिखा है यहाँ पर। तो फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस में बच्चों क्या होगा, हमारा फ्यूल बनेगा, मतलब ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है। ग्लूकोज मतलब वही चीनी या सुक्रोज, है ना, कार्बोहाइड्रेट की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। तो इसका फॉर्मेशन होता है प्लांट सेल में। क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट, आप फ्रूट्स खाते हो तो कहाँ से आता है, प्लांट से आता है। आप शुगर केन लेते हो, गन्ने का रस कहाँ से आता है, प्लांट से आता है। तो मीठा होता है टेस्ट में। हमारी जो बॉडी चल रही है, हम बात कर रहे हैं, हम खा रहे हैं, तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट हो रही है। एनर्जी कहाँ से आ रही है बेटा, वो एनर्जी आ रही है हमारे कार्बोहाइड्रेट से। हमारे जो स्वीट या मीठे होते हैं कंटेंट, उनसे हमारा एनर्जी मिलता है। वो कैसे मिलता है, प्लांट्स ने फोटोसिंथेसिस से बना दिया फ्यूल हमारा, क्या, ग्लूकोज बना दिया। उस ग्लूकोज का हम क्या कर लेते हैं, कंजम्पशन करने के बाद में वो हमारी उसमें कंबशन होता है। हमारी जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी, हिंदी को बच्चों को थोड़ा प्रॉब्लम हो, मैं आपको बता देता हूँ। मेटाबॉलिक एक्टिविटी होता है उपापचय, ठीक है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़, उपापचय, ये सब 2 टर्म है इसमें मैं आपको बताऊँ। तो मेटाबॉलिज्म मुझे एक्सप्लेन करना है आपको। मेटाबॉलिज्म में सेलुलर रेस्पिरेशन और ये कंबशन और ये एक्टिविटीज़ जो होती है, कैसे होती है एक्टिविटीज़, है ना, या फिर फोटोसिंथेसिस या रेस्पिरेशन, ये दोनों पार्ट होते हैं हमारे मेटाबॉलिज्म के। वो मुझे एक्सप्लेन करना था आपको, छोटा सा इतना ध्यान रखिए आप। मेटाबॉलिज्म डिवाइडेड 2 टाइप, वन इज एनाबॉलिज्म, another is catabolism। कैटाबॉलिज्म, देखो बच्चों, थोड़ा ना आप ना इंग्लिश में भी जानने की चीज़ों को कोशिश करो। हिंदी में भी आपको मैं बताऊंगा, प्रॉब्लम ना हो हिंदी वालों को, हिंदी में भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, ऐसा नहीं है। मेटाबॉलिज्म को बोलते हैं हम उपापचय। क्या बोलेंगे, उपापचय। थोड़ा हिंदी में अगर कहीं गलत हो जाए तो अपनी बुक से मैच कर लेना। उपापचय, इसमें 2 टर्म होती है, अपचय उपचय। थोड़ा मुझे भी कन्फ्यूज़न हो सकता है कि कौन सा अपचय कौन सा उपचय, तो थोड़ा ध्यान रखना आप। इसको बोलते हैं हम उपचय, शायद इसको बोलते हैं कि उसको बोलते हैं, हिंदी वाला थोड़ा कन्फ्यूज़न हो सकता है मुझे। इसको बोलते हैं हम अपचय, इस तरह बोलते हैं। तो ये चीज़ें ध्यान रखना आप। रिड्यूस होता है ये कैटाबॉलिज्म। अभी होता क्या, देखिए, हम कोई भी अपना बॉडी में कोई भी हम इंक्लूजन जो बॉडीज़ है हमारी, इसमें हम क्या लेते हैं, कोई भी अपटेक करते हैं फूड को, वो एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल में होता है। बॉडीज़ को डिवाइड करती है स्मॉलेस्ट पार्ट में, छोटे पार्ट में डिवाइड कर देती है ना। तो मतलब कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल
ब्रेक डाउन इनटू स्मॉलेस्ट पार्टिकल, स्मॉलेस्ट मॉलिक्यूल, तो उसको क्या बोलेंगे हम, कैटाबॉलिज्म बोलेंगे। कैसे आप याद रखोगे इसको, कैटा मतलब तोड़ने वाला, टुकड़े 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 टुकड़े, या इसको बोल सकते हैं ब्रेक डाउन, ब्रेक डाउन, है ना। तो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, जैसे आपका कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल में क्या था आपका, कार्बोहाइड्रेट या चीनी, सुक्रोज। जब सुक्रोज टूटेगा किसमें, ग्लूकोज में, और ग्लूकोज फिर टूटेगा फर्दर किसमें, दूसरे हमारे मॉलिक्यूल्स में, ऐसा कह सकते हो आप, पायरुविक एसिड। पायरुविक एसिड्स या दूसरे जो हमारे कंटेंट है, चाहे वो ग्लूकोज हो, चाहे हमारे वो एस्कॉर्बिक एसिड्स हो, कुछ भी स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स में, चाहे वो सिट्रिक एसिड हो, चाहे इथाइल अल्कोहल हो, चाहे हमारा वो एसिटिक एसिड्स हो, डिफरेंट जो हमारे जो एसिड्स में या डिफरेंट मॉलिक्यूल्स में स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन को बोलते हैं हम कैटाबॉलिज्म, है ना। मतलब कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल डिवाइडेड इनटू या कन्वर्टेड इनटू स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स, तो ये हो गया हमारा कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म में क्या आता है बच्चों, एनाबॉलिज्म में स्मॉलेस्ट पार्टिकल मूव टुवर्ड इन कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल। अब छोटे पार्टिकल जब बड़े पार्टिकल में कन्वर्जन हो जाता है तो उनको बोलते हैं हम एनाबॉलिज्म, है ना। स्मॉलेस्ट पार्टिकल जब कॉम्प्लेक्स पार्टिकल में कन्वर्ट हो जाते हैं, जैसे कि आप ऐसे कह सकते हो जो हमारा फोटोसिंथेसिस है वो कैसा है, एक एनाबॉलिज्म प्रोसेस है। कैसा है, एनाबॉलिज्म प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस। ये एक एनाबॉलिज्म प्रोसेस है। क्यों है, क्योंकि ऐसा होता है जो प्लांट होता है वो सनलाइट से आने वाली, जो सनलाइट से जो आ रही है हमारे, सनलाइट और वाटर, है ना, इन दोनों को मिला करके हमारा ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो जाता है। जैसे कि आप मान सकते हो हमारे जो प्लांट में क्या होता है, जो एयर से CO2 को अपटेक करेगा प्लांट, CO2 प्लस वाटर, और इससे मिलकर क्या बना देगा, ग्लूकोज, डायरेक्टली C6H12O6, ये क्या है, ग्लूकोज। इसका मॉलिक्यूल ये क्या है हमारा, एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल ग्लूकोज। तो इस तरीके से फर्दर अब शुगर केन भी बना सकता है, ऐसा नहीं है, C12H22O11। इसको थोड़ा लर्न करने की कोशिश करो आप। ये मॉलिक्यूलर फार्मूलाज होता है, डिफरेंट फार्मूलाज होता है इसमें। ये कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल जैसे कि आप याद कर सकते हो कि डाइसेक्राइड में आता है, ये मोनोसेक्राइड है, सिंगल मॉलिक्यूल है। इस जैसे दो मॉलिक्यूल मिलकर क्या बना देते हैं, चीनी, सुक्रोज। इसको हम क्या बोलते हैं, सुक्रोज। चीनी, है ना। और जो आप मार्केट से परचेज करते हो ग्लूकोन डी, वो क्या होता है हमारा, ग्लूकोज होता है। वो ये नहीं होता, वो ये होता है ना, ग्लूकोज। ग्लूकोज या ग्लूकोन डी आप बोल सकते हो, ऐसे लर्न कर लेना आप, ग्लूकोन डी। डायरेक्ट ये ब्लड में इसको एंटर कर सकते हैं विदाउट डाइजेशन। ये एंटर करके हमारा ब्रेक डाउन करके एनर्जी से क्विकली एनर्जी मिल जाएगी। इससे क्या मिल जाएगी, क्विकली एनर्जी, क्विक एनर्जी, है ना। एकदम से एनर्जी मिल जाएगी बॉडी में जाते ही। पैसे आपने पिया पानी, वाटर, आपकी एकदम से वो ब्लड में ट्रांसफ्यूज़ हो जाएगा, ट्रांसफ़र हो जाएगा ब्लड में, तुरंत एनर्जी हमारे ब्रेन को मिलना स्टार्ट हो जाएगा। एकदम से बॉडी हमारा काम करना शुरू होगी। इसका क्या है, इसका पहले ब्रेक डाउन होगा। ब्रेक डाउन होने के बाद में ये सिम्प्लेक्स में ब्रेक डाउन होगा, टूटेगा, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, डिफरेंट प्रोसेस काम करेंगे। वो सब अभी आपका पार्ट नहीं है अभी क्लास का, इतना सिर्फ आप समझिएगा, है ना। तो सनलाइट से जो रेज आ रही है, सनलाइट, सोलर एनर्जी, ये क्या है, सोलर एनर्जी। तो सोलर एनर्जी से क्या हो रहा है, केमिकल एनर्जी में कन्वर्जन हो रहा है। किसमें, केमिकल एनर्जी में। केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है ना। अब ये केमिकल एनर्जी, हम इसको केमिकल एनर्जी को हम लोग ले लेते हैं, प्लांट भी केमिकल एनर्जी को इसको कन्वर्ट कर देते हैं किसमें, फिजिकल या मैकेनिकल एनर्जी में। मैकेनिकल
एनर्जी में हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, कन्वर्जन कर लेते हैं, अपनी जो फिजिकल एक्टिविटीज़ हैं उनका हम उनसे अपने डेली जो रूटीन है हमारा डेली एक्टिविटीज़ उनको फुलफिल कर लेते हैं। प्लांट की भी अपनी एक्टिविटीज़ होती है, एनिमल की अपनी डिफरेंट एक्टिविटीज़ होती है ना। ग्रोथ तो दोनों में हो रही है ना, प्लांट सेल की ग्रोथ दोनों में हो रही है। तो आपको आई थिंक आपको ये अच्छे से प्रिपेयर हो गया होगा, है ना, तो आइडिया मिल गया होगा आपको इसका। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। मेटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, ब्रेकडाउन, फोटोसिंथेसिस एनाबॉलिज्म का है पार्ट है, कैटाबॉलिज्म हमारा रेस्पिरेशन का पार्ट है। इसका पार्ट है बच्चों, रेस्पिरेशन का पार्ट है वो हमारा, है ना, रेस्पिरेशन का पार्ट है। तो रेस्पिरेशन में क्या होता है, बर्निंग होती है, बर्निंग, है ना, बर्निंग होती है, मतलब किसी भी मॉलिक्यूल का बर्न होता है, वो जलता है, ऑक्सीजन की नीड होती है इसमें। तो हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं जैसे ये जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है बर्निंग होगी, यहाँ पर इसमें क्या होगा, बर्निंग होगी, रेस्पिरेशन में रोल प्ले करेगा ये, है ना। तो कैटाबॉलिज्म का काम करेगा ये। देख रहे हो आप, इसमें ऑक्सीजन आ रहा है, ग्लूकोज आ रहा है, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल आ रहा है, इसका ब्रेक डाउन हो रहा है। ये किस में टूट जा रहा है, हमारा CO2 में और वाटर में टूट जा रहा है, विद द हेल्प ऑफ क्या, ऑक्सीजन की हेल्प से ग्लूकोज का बर्निंग हो रहा है, और फिर ये किस में टूट जा रहा है, CO2 में और वाटर में। और फिर बाद में काम क्या कर रहा है, ये एनर्जी का फॉर्मेशन, इसने क्या बनाया, एनर्जी बनाया, है ना, ATP, इसको हम बोलते हैं ATP। इसका अगर पूरा नाम अगर आपको लर्न कर लीजिएगा, इसका पूरा नाम क्या, बार बार आएगा, ये आगे भी आएगा, 11th-12th में परेशान करे आपको ये, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। क्या बोलेंगे इसको हम, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट ये बोलते हैं, ठीक है, कंफ्यूज मत होना आप। ट्राई मतलब 3 होता है, फॉस्फेट के आपको पता होना चाहिए बच्चों, फॉस्फेट क्या होता है, PO4 इसका फॉर्मूला होता है, ऐसे लर्न कर लीजिएगा आप, है ना। अभी केमिस्ट्री में भी आप स्टडी करोगे क्या होते हैं, फॉस्फोरस क्या होता है, ऑक्सीजन क्या होता है, उनके ऊपर कितना चार्ज होता है, कितनी वैलेंसीज होती है, वो सब आप स्टडी करोगे। धीरे धीरे आप अच्छे से स्टडी कर पाओगे उन चीज़ों की, धीरे धीरे आप इन चीज़ों को लर्न करना सीखो। एडिनोसिन हमारा एक नाइट्रोजनस बेसिस होता है ना, जो हमारे एडिनोसिन होता है, एडिनोसिन, थायमिन, साइटोसिन, यूरेसिल, ये सब चीज़ें होती है, आप आगे स्टडी करोगे इनका। अभी आपके सिलेबस में नहीं है, सिलेबस का पार्ट नहीं है, इसको मैं इसलिए मैं नहीं बताऊंगा आपको कि इसका फुल फॉर्म अभी आप लर्न कर लीजिएगा। ये नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं हमारे ना, प्यूरिन और पायरामिडीन्स होते हैं ये। तो ये चीज़ें मैं आपको भी यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं करना चाहता। तो ये ADP का ATP ध्यान रखना आप, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। तो ये एक होता है ADP, क्या होता है ADP, एडिनोसिन डाईफॉस्फेट, मतलब 2 फॉस्फेट ग्रुप, ये 3 फॉस्फेट है। तो ATP जब टूटता है तो उसके टूटने से ही क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है। ADP के टूटने से एनर्जी रिलीज नहीं होती। ऐसे ही AMP भी होता है, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, तो आप उसको लर्न कर लेना, एज इट लर्न कर सकते हो आप इसको, AMP, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, ओके। तो नेक्स्ट हम ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, सेलुलर रेस्पिरेशन क्या होता है। सेल एब्जॉर्ब ग्लूकोज फ्रॉम द फूड एंड बर्न इनटू द प्रोडक्शन एनर्जी, ओके। तो चीज़ आपको क्लियर हुआ होगा। देखिए हो क्या रहा है इसमें, माइटोकॉन्ड्रिया से जा रहा है क्लोरोप्लास्ट के पास। क्यों जा रहा है, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट को एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। क्लोरोप्लास्ट क्या करता है, ग्लूकोज को प्रिपेयर कर देता है। प्लास्टिड्स होते हैं ना, प्लास्टिड जो लीफ होती है क्लोरोफिल की वजह से ग्रीन दिखती है ना, वही तो अबंडेंट क्वांटिटी में होता है सेल के पास, तभी तो वो जो ग्रीन पार्ट है वही तो क्या करता है, लाइट को एब्जॉर्ब करेगा। एब्जॉर्ब करने के बाद ये हमारा लाइट है, लाइट एनर्जी, सोलर एनर्जी, लाइट एनर्जी प्लांट्स के ऊपर जा रही है। ऐसा नहीं है कि प्लांट जो सोलर एनर्जी को ट्रैप करे, जो आपकी जो आर्टिफिशियल जो लाइट्स है इनमें भी, इनकी लाइट के थ्रू भी वो अपना काम स्टार्ट कर सकता है, फोटोसिंथेसिस कर सकता है। तो जो क्लोरोप्लास्ट होता है ये क्या काम करता है, क्लोरोप्लास्ट ग्लूकोज का फॉर्मेशन करता है, फूड का, प्लांट को अपनी एक्टिविटी करने के लिए फूड की रिक्वायरमेंट तो होगी ना, तो ग्लूकोज का फॉर्मेशन स्टार्ट कर देगा। और ये फिर अपना, ये क्या हमारा लाइट एनर्जी है, सोलर एनर्जी कन्वर्ट हो रही है किसमें, केमिकल एनर्जी में। ये क्या हमारा केमिकल है, कंपोनेंट है ग्लूकोज। अब ये केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है किसमें, मैकेनिकल एनर्जी में, है ना। तो ये केमिकल एनर्जी, और फिर ये इसी पार्ट को हम क्या बोलते हैं, सेलुलर रेस्पिरेशन बोलेंगे हम इसको। क्या कहेंगे बच्चों, सेलुलर रेस्पिरेशन बोलेंगे हम इसको।
ओके, सेलुलर रेस्पिरेशन। तो नेक्स्ट बात करते हैं, अब हम इसमें नेक्स्ट हमारा स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सेल इन द सेंस मीनिंग प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक का जो स्ट्रक्चर है कैसा होता है, उनका बिहेवियर, उनका जो है लाइफ स्टाइल, है ना। जैसे हर किसी का लाइफ स्टाइल होता है अपना, बोलने का तरीका अलग होता है, चलने का तरीका अलग होता है, तो हर सेल का अपना फंक्शन होता है, क्योंकि स्पेसिफिक सेल का स्पेसिफिक फंक्शन होगा। ऐसे स्पेसिफिक जो ऑर्गेनलीज है या ऑर्गन्स है उनका भी अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है। तो आपको स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को लर्न करते हुए चलना है। ऐसा नहीं है कि आप एकदम से जंप करके ऊपर जाओगे तो फिर क्या होगा, फिर तो फ्रैक्चर ही हो जाएगा ना, टांगे टूट जाएगी। तो देखो ये हमारा प्रोकैरियोट एंड फिर ये हमारा क्या यूकैरियोट। इससे नाम से मालूम पड़ रहा है प्रोकैरियोट मीन्स एंशिएंट, मतलब कि स्टार्टिंग का, है ना। प्रोकैरियोटिक मतलब एंशिएंट मतलब प्रिमिटिव स्ट्रक्चर। सबसे पहले जो डेवलप हुआ था जब ओरिजिन ऑफ अर्थ हुआ था, तो ओरिजिन ऑफ अर्थ में क्या हुआ, सबसे पहले जो डेवलप हुए थे ऑर्गेनिजम्स उनको हमने प्रो बोल दिया। प्रो मीन्स पहला, और कैरियोन्स ये क्या है, कैरियोटिक, 2 पार्ट से बनाया ना, परो कैरियोन्स। प्रो मीन्स फर्स्ट, पहला, और कैरियोन्स मीन्स न्यूक्लियस या सेल। तो पहला न्यूक्लियेटेड जो सेल्स था उसको हमने बोल दिया हमने प्रोकैरियोट्स। तो ये प्रिमिटिव होती है, लैक सेल वाल होता है, इसमें सेल वाल नहीं होती है। सेल वाल की जगह पर क्या होगा क्या नहीं होगा वो हम स्टडी करेंगे इसमें। सेल वाल ना करके सेल कैसा होता है, थिक होता है कि थिन होता है, वो सब इसमें स्टडी करते हैं इसमें, है ना। प्रिमिटिव एंड लैक वॉल। अब कौन सी वॉल की बात कर रहा है वो भी स्टडी करेंगे हम इसमें अभी। डिफाइन न्यूक्लियस, डिफाइन इसमें न्यूक्लियस। नेक्स्ट इसमें यूकैरियोटिक सेल आर मोर एडवांस्ड एंड हैव वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। मोर एडवांस, अच्छा एडवांस प्रॉपर वे में होगा, उसमें न्यूक्लियस अच्छे से डेवलप करेगी सेल, है ना। सारे फंक्शनफुल होंगे सेल के। ऐसा नहीं है कि प्रोकैरियोटिक सेल में फंक्शन नहीं करते, ये भी काफ़ी फंक्शनफुल सेल होती है, ऐसा नहीं है बच्चों। अब लेकिन बात कर रहे हैं यहाँ पर डिफ्रेंशिएट की बात कर रहे हैं केवल। तो 2 टाइप के सेल होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। जैसे कि हम बात कर ले ब्लू ग्रीन एल्गाज हो गए हमारे, जैसे कि हमारे बैक्टीरियाज हो गए, वो सब हमारे प्रोकैरियोटिक सेल में आ जाते हैं। उसके बाद जो यूकैरियोटिक सेल हो तो उसके बाद जो फर्दर डेवलपमेंट हुआ 5 टाइप में डिवाइड करते हैं ना हम, जो सेलुलर जो हमारा क्लासिफिकेशन है ऑर्गेनिज्म का, वो कैसा होता है हमारा विटाकर के अकॉर्डिंग 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। पहले आता है हमारा मुनेरा, फिर प्रोटिस्टा, फिर फंजाई, फिर एनिमेलिया, इस तरीके से करते हैं ना डिफाइन हम उसको। तो मुनेरा में क्या आते हैं और प्रोटिस्टा में क्या आता है, प्रोटिस्टा में प्रोटोजोन आ गया, मुनेरा में हमारे बैक्टीरियाज आ गए या प्रोकैरियोटिक सेल्स आ गए हमारे, है ना। तो फिर फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया, ये सब अपने क्या होते हैं पता ही आपको आइडिया होगा। फंजाई फंगस से आगे, एनिमेलिया में एनिमल को स्टडी करते हैं और प्लांटी में हम प्लांट को स्टडी करते हैं। तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू विटाकर उस तरीके से क्लासिफाइड किया है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन के बेसिस पे इसको। तो ये यूकैरियोटिक सेल मोर एडवांस्ड, तो ये जो मोर एडवांस है हम हैं आप है सब क्या है, हमारे जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनलीज है वो ऑलमोस्ट जो होते हैं वो हमारे कैसे होते हैं, यूकैरियोटिक सेल ही होते हैं। अब ऐसा नहीं कि हमने बोल दिया अब सारे के सारे जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज होंगे मोस्टली वो यूकैरियोटिक ही होंगे, प्रोकैरियोटिक नहीं होंगे। प्रोकैरियोटिक में सिंगल सेलुलर, अब ऐसा भी नहीं कि सिंगल सेलुलर बोल दिया मैंने तो वो हमारा प्रोकैरियोटिक ही हो गया, ऐसा भी नहीं है, उसमें आप कंफ्यूज मत होना। सिंगल सेलुलर मीन्स ज़रूरी नहीं कि वो यूकैरियोट होगा, वो आपको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। कहने का मतलब सिंपल सा इतना है कि जो कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे मोटा मोटा आप इतना ध्यान रखिए कि प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोन। प्रोकैरियोट मतलब न्यूक्लियस ट्रू नहीं होगा, फाल न्यूक्लियस होगा, कंप्लीट न्यूक्लियस नहीं होगा उसमें, है ना। यूकैरियोन मीन्स ट्रू न्यूक्लियस होगा उसके अंदर। और जो दूसरे सेल ऑर्गेनलीज होंगे, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, राइबोसोम, वो सब उसमें प्रॉपर वेल डेवलप होंगे, सेल ऑर्गेनलीज प्रेजेंट होंगे। प्रोकैरियोट्स के अंदर सेल ऑर्गेनलीज प्रेजेंट नहीं होंगे, ठीक है। तो ऐसे हम नॉर्मली डिफाइन कर सकते हैं प्रोकैरियोट और यूकैरियोट्स को। अब सेल स्ट्रक्चर एंड यूकैरियोट से सेल की बात करते हैं, कैसा स्ट्रक्चर होता है सेल का, वही सब यहाँ पर डिफाइन किया गया है। मोस्ट डिफाइन स्ट्रक्चर डिफाइन किया है, सेल हैव सेल मेम्ब्रेन,
मेम्ब्रेन बाउंड्री सेल ऑर्गेनेलीज, मेम्ब्रेन बाउंड्री सेल ऑर्गेनेलीज, जो सेल ऑर्गेनेलीज होंगे वो प्रॉपर सेल बाउंड्री से सराउंडेड होंगे, ओके। और जो हमारा यूकैरियोटिक सेल होगी उसके ऊपर क्या होगा, सेल मेम्ब्रेन होगा, सेल वॉल भी होगा, ओके। इसमें क्या होगा, इसमें सेल वॉल होगा लेकिन वो थिक या थिन होगा, है ना। सेल ऑर्गेनेलीज इसमें नहीं होंगे, ओके। न्यूक्लियस इसमें नहीं होगा, प्रॉपर डेवलप नहीं होगा। न्यूक्लियस की जगह इसमें दूसरा क्या होगा, अपना प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। देखो इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसमें। न्यूक्लियोइड है इसमें, इसका अपना डीएनए आरएनए होगा, अपना जेनेटिक मटेरियल तो इसका होगा ना, इसको जेनेटिक मटेरियल बोलते हैं बच्चों। न्यूक्लियोइड डीएनए जेनेटिक मटेरियल इन प्रोकैरियोटिक सेल, एंड इन दिस सेल जेनेटिक मटेरियल इज द डीएनए और आरएनए और न्यूक्लियोइड, ओके। या हम बोल सकते हैं इसको डीएनए या न्यूक्लिक एसिड भी बोल सकते हैं जेनेटिक में। न्यूक्लिक एसिड क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड, अगर ये क्वेश्चन पूछ ले न्यूक्लिक एसिड क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड इज अ पार्ट ऑफ यूकैरियोटिक सेल डीएनए एंड आरएनए, डीएनए और आरएनए। अब ये भी आपको आइडिया होना चाहिए डीएनए आरएनए क्या होता है। डीएनए आरएनए जेनेटिक मटेरियल होगा, सेल के अंदर होता है, न्यूक्लियस के अंदर होता है। डीएनए की फुल फॉर्म आपको आइडिया होनी चाहिए, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं इसको। क्या बोलेंगे, डीऑक्सीराइबोज, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, और ये हमारा राइबोज न्यूक्लिक एसिड हो जाता है, ठीक है। तो उनमें होता है प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर भी और यूकैरियोटिक सेल के अंदर भी। बस ये सेल बाउंड्री सेल मेम्ब्रेन से कवर अप होगी इनका, और इनका नहीं होता मेम्ब्रेन, है ना। सेल ऑर्गेनेलीज में नहीं प्रेजेंट होता है, इसमें प्रेजेंट होते हैं सेल ऑर्गेनेलीज ऑलमोस्ट। तो ये सब चीज़ें आ जाती है इसमें। इसमें एक प्लाज्मिड होता है, यहाँ पर इसमें मेंशन नहीं है, प्लाज्मिड, प्लाज्मिड, ये प्लाज्मिड ही यहाँ पर रेस्पिरेशन, रेस्पिरेटरी चेन एंजाइम्स या डिफरेंट टाइप के इसमें जो एक्टिविटीज़ होती है इसकी लाइफ सर्वाइव करने के लिए, वो सब एक्टिविटीज़ सब होगी इसके अंदर। और प्लाज्मिड ही क्या प्रिपेयर करेगा, डिफरेंट एंजाइम प्रिपेयर करेगा, प्लाज्मिड ही प्रिपेयर करेगा उनका न्यूक्लिक एसिड प्रिपेयर करेगा। अगर ये न्यूक्लिक एसिड, ये जो डीएनए है या आरएनए जो कंपोनेंट हो सकता है इसमें, वो अगर डैमेज हो गया फिर दोबारा से रिफॉर्म करेगा प्लाज्मिड। यही जैसे अपना न्यूक्लियस करता है जो काम इसमें, वो काम कौन करेगा, प्लाज्मिड करेगा बच्चों, ठीक है। तो आपको आइडिया इसमें दूसरा क्या है, इनका सबका अपना अपना फंक्शन होगा। जैसे पिल्लस होंगे, पिलाई लाइक स्ट्रक्चर, पिलाई लाइक स्ट्रक्चर, छोटी छोटी स्ट्रक्चर्स होंगी, हैं। ये कैप्सूल रीजन होता है, इसे कैप्सूल बोलेंगे, काफ़ी थिक होता है ये रीजन, इसका जो एरिया होता है काफ़ी, इसकी मोटाई होती है काफ़ी थिक होती है ये, है ना, कैप्सूलर रीजन होता है। तो ऐसे आप लर्न कर सकते हो। सेल वॉल है इसमें, अपनी इसकी सेल वॉल है इसमें, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसका अपना खुद का, ठीक है। और नेक्स्ट इसमें साइटोप्लाज्म है इसका अपना खुद का, राइबोसोम होता है इसमें, लेकिन डिफ्रेंशिएट करने के लिए इसका राइबोसोम अलग होता है, उसका राइबोसोम अलग होता है। इसमें राइबोसोम 70S टाइप का होता है, इसमें राइबोसोम 80S टाइप का होता है ना। कहाँ पर इसमें राइबोसोम, ये रहा, इसमें कैसा होता है बच्चों, 80S टाइप का, इसमें 70S टाइप का होता है राइबोसोम। एस क्या है कि एस स्वेटबर्ग यूनिट होती है, एस स्वेटबर्ग यूनिट होती है, साइंटिस्ट थे उन्होंने इसको आइडेंटिफाइड किया था। अब ये आप इतना ही रखो, स्मॉलेस्ट है इसमें यूनिट, ये इसमें लार्जेस्ट यूनिट होती है 80S टाइप, नाम से दिख रहा है 70 और 80, इसमें अलग अलग होते हैं, 30 और 50 होती है इसमें, 40 और 60 उसमें होती है, 30 + 50, 30S + 50S, इसमें 40 + 60, ऐसे आप ऐसे कंफ्यूज मत होना कि मैंने लिख दिया यहाँ पर 30 + 50 80 हो गया है, तो यहाँ पर 70 लिखा है, यहाँ पर मैंने 40 और 60 कर दिया, यहाँ पर 100 समथिंग हो गया तो मैंने 80 ऐसे लिखा है। ऐसा मत कंफ्यूज होना, ये साइज के अकॉर्डिंग होता है, एक स्मॉलेस्ट साइज एक लार्ज साइज, इस तरह से होता है ये हमारा क्या, राइबोसोम्स। तो ये अलग अलग यूनिट्स होती है। ये जो हमारा जो आरएनए का फॉर्मेशन होता है, ये राइबोसोम प्रोटीन की सिंथेसिस करेगा, तो वो सब चीज़ इसमें होती है। इसमें डिफरेंट शेप साइज होता है, खांच होती है, ग्रू होती है, यहाँ पर एक ग्रूव्स होती है, वो सब चीज़ें आगे आएंगी, वो हम एक्सप्लेन करेंगे आपको। अभी आप इनमें दोनों में डिफ्रेंशिएट करना सीखिए आप पहले। इसमें जो न्यूक्लियस होता है थोड़ा देखो, अगर प्लांट की, अगर एनिमल सेल की बात करें, वो भी स्लाइड आगे आएगा स्लाइड।
लेकिन मैं यहाँ पर थोड़ा बताऊँगा आपको इसमें जो कंपेरिजन टू एनिमल सेल। प्लांट सेल में क्या होता है, जो सेंटर में जो न्यूक्लियस होता है वो सेंटर में होता है, जबकि प्लांट सेल में क्या होता है फिर पेरीफेरी में होता है जो न्यूक्लियस होता है, ये जो न्यूक्लियस होता है थोड़ा पेरीफेरी में होता है ना। तो बाकी इसमें जो दूसरी चीज़ें होती है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स होता है, इसमें राइबोसोम होता है, इसमें राइबोसोम प्रोटीन का सिंथेसिस करेगा, गोल्जी कॉम्प्लेक्स सेल जो वेसिकल्स है जो पैकेजिंग का काम होगा, जो हमारी वेसिकल्स का फॉर्मेशन होगा वो हमारा गोल्जी कॉम्प्लेक्स करेगा। ये भी 2 टाइप का होता है, स्मूथ एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं इसको, स्मूथ एंड रफ, इसको ऐसे लिखते हैं शॉर्ट में, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, जो वेसिकल्स होंगे या हमारे जो मेम्ब्रेनस जो ऑर्गेनेलीज होंगे उनका डेवलपमेंट, उनके मेम्ब्रेनस डेवलपमेंट होगा, उनके वेसिकल्स फॉर्मेशन होगा, वो सब काम ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करते हैं। न्यूक्लियस में न्यूक्लियोलस होता है, जो डेंस हमारा जो जेनेटिक मटेरियल है डीएनए वाला वो किसी में होता है न्यूक्लियोलस में ही होगा। फिर हमारा एक साइटोसोल होता है, साइटोसोल में ही हमारा न्यूक्लियस इन्वॉल्व होता है। साइटोसोल और न्यूक्लियस को मिला के बनता है प्रोटोप्लाज्म, है ना। तो ये साइटोसोल है हमारा, ये साइटोप्लाज्म बोलते हैं, ये हमारा न्यूक्लियस है। साइटोप्लाज्म, साइटोसोल और न्यूक्लियस को मिला करके बनता है प्रोटोप्लाज्म। कोई प्रोटोप्लाज्म बोले तो बात कर रहा है वो न्यूक्लियस की और साइटोप्लाज्म की, दोनों की बात कर रहा है। साइटोप्लाज्म बोले तो केवल साइटोसोल की बात कर रहा है। साइटोसोल में जो भी ऑर्गेनेलीज होंगे, गोल्जी बॉडीज़, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, लाइसोसोम्स, ये सब होते हैं। यहाँ पर लाइसोसोम का मैं आपको बताऊँ, ये लाइसोसोम जो होता है, ये लाइसोसोम में इसको हम विष की थैली भी बोलते हैं, जहर की थैली भी बोलते हैं। अगर ये सिंगल मेम्ब्रेन होती है, अगर ये फट जाए तो इसमें जो एंजाइम्स होते हैं, जो हार्मफुल जो एंजाइम्स होते हैं वो रप्चर कर देते हैं हमारी मेम्ब्रेन को इंटरनली। तो जैसे कि अल्सर या घाव वगैरह वो सब डैमेज कर देते हैं सेल को, सेल डैमेज हो जाती है इससे। तो इनको विषघाती थैलियाँ भी बोलते हैं इनको हिंदी में, है ना। तो इसके अंदर विष ना होकर के इनके अंदर एंजाइम्स होता है और वो काफ़ी, उसकी नेचर एसिडिक हो सकती है और वो सेल को डैमेज कर सकता है। तो ये पार्ट हमारा आ गया इसका, इनका सबका। नेक्स्ट बात करेंगे अब इसमें हम इसके सेलुलर मेम्ब्रेन की बात करते हैं। कवरिंग ऑफ, आउटर कवरिंग ऑफ ए सेल, सेल मेम्ब्रेन इज आउटर कवरिंग ऑफ सेल मेड अप ऑफ फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। देखिए बच्चों, ये क्या है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है, ये लिखा भी है यहाँ पर, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। साइंटिस्ट ने बतलाया, एक्सप्लेन किया जो मेम्ब्रेन होता है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर कैसा होता है। सिंपलेस्ट मॉडल आया, फिर कोई दूसरे मॉडल्स आए, तो कई थ्योरीज आई अलग अलग। तो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल आया, इस मॉडल को सही पाया गया, ट्रू मिला ये मॉडल, इसी को हम स्टडी करते हैं। ये बेस्ट मॉडल है सेलुलर मेम्ब्रेन को डिस्क्राइब करने के लिए, ठीक है। तो सेल मेम्ब्रेन इज ए आउटर कवरिंग ऑफ ए सेल। नेक्स्ट, ये फॉस्फोलिपिड की बनी होगी, मतलब बाई लेयर्ड होगी। पहली लेयर फॉस्फोरस, दूसरी लेयर लिपिड, तो दो मिलकर बनी ना। फॉस्फोरस कंटेंट है और लिपिड कंटेंट है, फैटी जो फैट्स होता है, फैटी एसिड्स, वो कंटेंट है। तो बाई लेयर हो गई है, ठीक है, बाई लेयर, डबल लेयर्ड हो गई। तो इसमें अलग अलग जगह पर अलग मॉलिक्यूल्स काम कर रहे होते हैं। देखो इसमें सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स भी होते हैं, जैसे कि कोई वाटर इंक्लूजन बॉडीज़ है, वो हमने इसको इनबिल्ट कर दिया, तो वो हमारा क्या होगा, बॉडी में से वाटर को हमने काफ़ी देर पानी में हमारी बॉडी रह जाती है। तो डिफरेंट चैनल्स होते हैं, डिफरेंट इसमें चैम्बर्स होते हैं, डिफरेंट इसमें जो है आयंस होते हैं, उसके थ्रू हमारी बॉडी में वाटर एंटर कर जाएगा कुछ टाइम के बाद। और डिफरेंट प्रोसेस होते हैं, चाहे एक्टिव प्रोसेस चाहे पैसिव, वो सब बात की बात है। अभी हमें केवल यहाँ पर इसकी शेप, साइज, फंक्शन को स्टडी कर रहे हैं हम यहाँ पर, ठीक है। तो इसमें हमने क्या स्टडी करना है, अब देखिए, जैसे कि हमारे ग्लाइकोप्रोटीन है, ग्लाइकोजन और प्रोटीन दोनों आ गए इसमें। कार्बोहाइड्रेट शुगर चेन आ गई इसमें, ये चेन, ये वाली जो चेन है कार्बोहाइड्रेट शुगर चेन है, ठीक है। नाम से ये कार्बोहाइड्रेट, स्वीट इन टेस्ट, मीठे जो होते हैं। ग्लाइकोजन, ग्लाइको प्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन, ये ग्लोबुलर प्रोटीन जिसके अंदर धसे होते हैं, इस तरह से होती है लेयर, ये इस तरह से हेड होता है इनके अंदर, ये टेल होती है,
फिर से ग्लोबुलर प्रोटीन होगी, फिर यहाँ पर अपने डिफरेंट टाइप के हमारे हाइड्रोफिलिक हेड और हाइड्रोफोबिक टेल्स, ये हमारे फॉस्फोलिपिड बाइलेयर्स होती है ना, ये होती है जो टेल होती है, ये क्या होती है हमारी हाइड्रोफिलिक होती है, हेड हाइड्रोफिलिक और ये टेल हाइड्रोफोबिक। ये है ना हाइड्रोफोबिक, मतलब वाटर जो लविंग होगा उसको हमने हाइड्रोफिलिक बोला है ना, और जो टेल होगी उसको हमने हाइड्रोफोबिक बोला, मतलब वाटर रिपेलेंट बोला। याद रहेगा ना आपको, जैसे कोई भी इंक्लूजन वाटर के सरफेस के ऊपर हम कोई भी ऑयल ड्रॉप ऐड करते हैं, अटैच करते हैं, तो वो वाटर को रिपेल करना, जहाँ से जो वाटर सरफेस ऑयल वाटर के कंटेंट में आएगा तो वहाँ से क्या होगा, वाटर रिपेल होना स्टार्ट हो जाएगा, है ना, रिपेलेंट। तो वो वाटर हीटिंग या वाटर रिपेलेंट होगा, हमारा फैट जो होंगे हमारे, तो ऐसे समझ सकते हो आप, वो फैट के बने होंगे, इसीलिए वो हाइड्रोफोबिक हो गया। हाइड्रोफिलिक में हमारा जो ग्लाइकोप्रोटीन्स हो गए हमारे, इस तरीके से ग्लोबुलर प्रोटीन्स हो गए हमारे। दूसरे इसमें जो ये जो वाला ये पार्ट है, ये हमारा पूरा जो कि कवर करेगा ऊपर से नीचे वाली लेयर को, पूरा ऊपर से नीचे लेयर कंप्लीटली जो कवर करेगा वो हमारे सेल मेम्ब्रेनस कुछ रिसेप्टर प्रोटीन्स होते हैं। रिसेप्टर प्रोटीन्स का हेल्प से क्या होता है, जो भी हमारा जो एक्सटर्नली इंक्लूजन जो भी हमारे पार्टिकल्स है वो मूव डाउन ट्रांसफ़र होते हैं वो इन आवर बॉडी। नेक्स्ट इसमें इंटरनली एक मेम्ब्रेन, जो लोअर मेम्ब्रेन होगा उसमें इंटीग्रली एक मेम्ब्रेन प्रोटीन होती है, इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन, मतलब जो लोअर सरफेस होगी उसके ऊपर एक अलग से डिफरेंट टाइप का इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन होगी जो सिग्नलिंग को अटैच करके पास आउट करेगी, मूव आउट करेगी सिग्नल को। तो ये सब चीज़ें इसमें एक्सप्लेन करना है हमने। इसमें नीचे कोलेस्ट्रॉल भी होगा, कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल भी अटैच होंगे हाइड्रोफोबिक टेल के पास पे। तो ये हमारी क्या होगी, डबल लेयर, देखो ये डबल लेयर्ड होगी, एक लेयर्ड ये और एक लेयर्ड ये, इसको मिला करके 2 लेयर्ड में पार्ट में कन्वर्ट हो गया है, 2 लेयर्ड हो गई। दोनों लेयर होगी, ये फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर्ड है, फॉस्फोरस भी है और लिपिड भी है, ठीक है ना। तो ये आपको स्टडी करना है, अपने बुक से आप स्टडी कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा बुक में दिया एक्सप्लेनेशन। तो एनसीईआरटी को आप फॉलो कीजिएगा अच्छे से, उसको स्टडी कीजिएगा, आपके अच्छे मार्क्स आएंगे, एग्ज़ाम में अच्छे से आप परफॉर्म करेंगे। तो ये इसका सिंपल स्ट्रक्चर दिखलाया है यहाँ पर, ये पूरा जो स्ट्रक्चर है सिंपल स्ट्रक्चर है इसी का ही, थोड़ा मॉडिफिकेशन कलर में दिखाया है इसको, ये वही है इंटीग्रल। ये चैनल प्रोटीन्स हो गया हमारा, चैनल प्रोटीन्स है हमारे, ये अल्फा हेलिकल प्रोटीन्स है हमारे, कुछ ग्लोबुलर प्रोटीन्स है, ग्लोबुलर स्ट्रक्चर। नेक्स्ट हमारे ग्लाइकोप्रोटीन्स है, कार्बोहाइड्रेट, ग्लाइकोलिपिड, ये सब इंटीग्रल प्रोटीन्स है हमारे। कुछ पेरिफेरल प्रोटीन्स है हमारे, ये पेरिफेरी में होंगे उनको पेरिफेरल प्रोटीन बोल दिया हमने। इंटीग्रल में हमारा जो अप टू डाउन कम्प्लीटली डबल मेम्ब्रेन को मूव आउट करेगा, है ना, डिफरेंट चैनल को मूव आउट करेगा, डिफरेंट सिग्नलिंग को मूव आउट करेगा, वो हमारे इंटीग्रल प्रोटीन का पार्ट हो गया। तो डिफरेंट कम्प्लीटली स्ट्रक्चर हो गया आपका ये डबल इसमें फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में। नेक्स्ट है हमारा इसमें देखिए, अब बात करते हैं ऑस्मोसिस की और डिफ्यूज़न की। बिल्कुल सिंपल है, टर्म में आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ, बड़ा इंटरेस्टिंग है ये, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए अब बात कर रहे हैं ऑस्मोसिस की। ऑस्मोसिस होता क्या है, देखिए ऑस्मोसिस में क्या स्टडी करते हैं, ऑस्मोसिस की इंपॉर्टेंस कहाँ पर है, डिफ्यूज़न की क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों स्टडी कर रहे हैं हम इसको। देखो बच्चों, हर चीज़ की अपनी इंपॉर्टेंस होती है, सिलेबस का पार्ट है आपके, मतलब कि ये जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर ये रोल प्ले कर रहा होगा, प्लांट में भी और एनिमल में भी काम कर रहा होगा ये चीज़, तभी हम यहाँ पर इस चैप्टर में स्टडी कर रहे हैं ना। ऐसा कोई रोल नहीं है इसका कि हमने बिना किसी वजह से सिलेबस में आपके इस चैप्टर में डाल दिया। लाइफ का पार्ट हम स्टडी कर रहे हैं सेल, तो वहाँ पर ये क्या है, ऑस्मोसिस डिफ्यूज़न भी एक हमारा पार्ट है। इसमें हम क्या स्टडी करते हैं, जैसे मैं ऑस्मोसिस का अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूँ, पहले ऑस्मोसिस में आपको एक्सप्लेन करूँगा। इसमें क्या होता है, सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन होती है, इसको क्या बोलते हैं हम, SPM बोलते हैं। सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन क्या होती है, सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन, सेलेक्टिव जैसे नाम से मालूम पड़ता, सेलेक्टिव मतलब कुछ सेलेक्टिव पार्टिकल्स को ही वो ट्रांसफ़र करेगी, वो मूव आउट करेगी वो वन टू अनदर प्लेस, है ना। जैसे कि जो गोट होता है, बकरी या बकरा, उसका जो यूरिनरी ब्लैडर होता है उसके थ्रू भी हम उसको बना सकते हैं, या हम केमिकली भी उसको सिंथेसाइज कर सकते हैं हम इस मेम्ब्रेन को। तो 3 टाइप की वैसे मेम्ब्रेन होती है, एक तो होती है परमेबल मेम्ब्रेन, एक होती है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, है ना। इस तरीके से डिफरेंट टाइप की मेम्ब्रेन्स होती है, परमेबल, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो
ये हमारा क्या है, सिलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन है। सिलेक्टिव परमेबल या सेमी परमेबल भी बोल सकते हैं हम इसको, SPM बोल देते हैं हम इसको। इसमें सिलेक्टिव पार्टिकल के ट्रांसफ़र होता है। अब क्या ट्रांसफ़र होता है, जैसे मैं बात करूँ, सपोज़ मैं ग्लूकोज चीनी ले लेता हूँ, उसमें मैं रेजिन डाल देता हूँ, मतलब किशमिश डाल देता हूँ। सपोज़ मैंने आगे आएगा वो, मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये हमारे यहाँ पर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, इसमें छोटे छेक है, पोर्स होते हैं इसके अंदर, केवल सिलेक्टिव पार्टिकल्स को ही वो ट्रांसफ़र करेंगे। अब ये कंसंट्रेशन यहाँ पर मैंने हाई कर दी, हाई कंसंट्रेशन सपोज़ ये हो गया। हाई कंसंट्रेशन होने पर क्या होगा, ये ट्रांसफ़र होना लो कंसंट्रेशन की ओर मूव करना, ट्रांसफ़र हो जाएगा। मतलब हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। आप ऐसा समझ सकते हो बच्चों सिंपल टर्म में। सपोज़ मैंने एक बीकर लिया यहाँ पर, इसमें मैंने एक रेजिन डाल दी है ना, रेजिन, ये क्या है, रेजिन मतलब किशमिश, ठीक है। अब इसमें मैंने ये वाटर ले लिया यहाँ पर। अभी किशमिश में अपना खुद का क्या होगा, डेंस इसका सेल शेप होगा, क्या होगा इसका अपना डेंस सेल शेप, गाढ़ा, हाई कंसंट्रेशन में। कंसंट्रेशन कैसी होगी इसकी, हाई होगी। लेकिन यहाँ जो वाटर है, ये यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन ज़्यादा है इसके कंपैरिजन में। अब देखिए जो चीज़ जिसमें इन्वॉल्व करेंगे उसमें वो चीज़ कितने अमाउंट में देखना है हमने उसको। अगर एक कम अमाउंट एक ज़्यादा अमाउंट होगा तो वो चीज़ क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, वो वहाँ पर वो सोल्यूट ना करके वो वहाँ पर वो सॉल्वेंट की तरह बिहेव करेगी, है ना। मतलब वो वहाँ पर क्या हो जाएगी, वो ट्रांसफ़र के लिए रेडी हो जाएगी वो चीज़। अब यहाँ पर क्या होगा, अब आपको देखने में लग रहा है कंसंट्रेशन यहाँ ज़्यादा है और सर बोल रहे हैं कि यहाँ कंसंट्रेशन, ये पार्टिकल मूव आउट कर रहे हैं इसके अंदर, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, कंसंट्रेशन तो ज़्यादा, ऐसा नहीं होता। होता क्या है, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल मूव टूवर्ड हाई कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। मैंने क्या बोला, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल या मैं बोल सकता हूँ वाटर मॉलिक्यूल मूव टूवर्ड हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, है ना। ये हाई कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन इज द ऑस्मोसिस वाटर मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे जो रेजिन होगी ये फूल जाएगी, स्वेल अप कर जाएगी। ये रेजिन कैसे हो जाएगी, फूल करके बड़ी होती चली जाएगी। तो यही है हमारा ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस इज द मूवमेंट ऑफ वाटर अक्रॉस द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, एसपी मेम्ब्रेन। Osmosis is a selective process since the membrane doesn't allow the all molecule to pass through it. doesn't allow all molecule, सारे मोलिक्यूल को अलाउ नहीं करती है SPM केवल सेलेक्टिवली परमेबल है, सेलेक्टिवली मोलिक्यूल को पास आउट करती है। नेक्स्ट है इसमें वाटर इज यूजुअली द ओनली फ्री फ्लोइंग। वाटर मोलिक्यूल फ्री फ्लोइंग होता है, ऐसा नहीं है वाटर के लिए रोक टोक होती है। वाटर मोलिक्यूल इधर भी जा सकता है, वाटर मोलिक्यूल इधर भी जा सकता है। अब ये वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से यहाँ जा रहा है, ये जो किशमिश की जो रेजिन की जो मेम्ब्रेन है ये एज ए SPM की तरह यहाँ पर काम करेगी। तो ये होता क्या है, जो प्लांट के जो सेल्स होते हैं, एनिमल के जो सेल्स होते हैं, उनमें ऑस्मोसिस और डिफ्यूज़न होता रहता है। अच्छा, मैंने आपको यहाँ पर डिफ्यूज़न एक्सप्लेन नहीं किया। अब आप एक काम कीजिएगा, नाइट में या डे में आप उसके अंदर वाटर में बीकर में रेजिन डाल दीजिए, किशमिश डाल दीजिए और फुल नाइट इसको छोड़ दीजिए। मॉर्निंग में आप देखोगे किशमिश का पानी का लेवल थोड़ा कम मिलेगा, बहुत थोड़ा सा कम हो जाएगा, यहाँ से यहाँ चला जाएगा, हल्का सा कम होगा, डिपेंड करेगा कितने रेजिन है, कितना किशमिश है उसके अंदर क्वांटिटी में। तो ये पानी इसके अंदर चला गया, ये स्वेल कर जाएगा, है ना, ये स्वेल कर जाएगा, ओके। लेकिन ये जो वाटर है ये भी थोड़ा मीठा हो जाएगा, स्वीट हो जाएगा। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा हुआ डिफ्यूज़न की वजह से। मतलब कि ये मीठा वाला जो पार्ट है ये भी आ रहा है हल्का हल्का बाहर, है ना, इसमें पास होकर के, इससे पास होकर के ये भी जा रहा है, शुगर मॉलिक्यूल भी पास होकर के वाटर में आ रहे हैं। तो यहाँ पर क्या मतलब है, रीजन ऑफ देयर हायर कंसंट्रेशन टू रीजन टू द लोअर कंसंट्रेशन इज नोन एज डिफ्यूज़न। अब कंसंट्रेशन मानता हूँ यहाँ पर ज़्यादा है, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन, इसको हमने बोला डिफ्यूज़न, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं, अब हायर कंसंट्रेशन में यहाँ बोल दे रहा हूँ, इससे आपको कन्फ्यूज नहीं होना चाहिए। एक्चुअली में होता है क्या, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल जहाँ ज़्यादा होंगे, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल ज़्यादा यहाँ हो रहे हैं, तो प्रेशर जनरेट जो होगा यहाँ से यहाँ डेवलप होगा अंदर की तरफ, आउटर टू इनसाइड
प्रेशर डेवलप हो जाएगा यहाँ पर इसमें, है ना। ज़्यादा मोलिक्यूल से मेम्ब्रेन के ऊपर ज़्यादा फोर्स डेवलप होगा, प्रेशर ज़्यादा डेवलप होगा और मोलिक्यूल पास हो जाएंगे इनसाइड रेजिन के, ठीक है। तो ये हमारा पैसिव प्रोसेस होता है, एक होता है एक्टिव प्रोसेस, एक होता है पैसिव प्रोसेस। एक्टिव प्रोसेस में एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, पैसिव प्रोसेस में एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती, वो ऑटोमेटिकली फ्लो साइड वाइज करता रहता है। तो जो प्लांट्स होते हैं उनमें जो ग्राउंड वाटर से कितना टॉप तक, जो प्लांट्स के एंडिंग पॉइंट तक जो वाटर ट्रांसफ़र होता है, जाइलम, ट्रैकिड, वेसिकल्स, वटेवर, तो उनके थ्रू जो वाटर फ्लो करता है विदाउट किसी एनर्जी के करता है, पैसिव प्रोसेस के थ्रू करता है, वहाँ पर ये डिफ्यूज़न होता है, ऑस्मोसिस होता है। तो उसके थ्रू, वही डिफ्यूज़न के थ्रू वाटर टॉप टू बॉटम और बॉटम टू टॉप की तरफ वो ट्रांसफ़र हो जाता है। आराम से प्लांट अपनी जो एक्टिविटीज़ है टॉप तक भी काम कर सकता है, प्लांट के एंड पार्ट तक भी काम कर लेता है वो। तो ये आपका ऑस्मोसिस वाला पार्ट कंप्लीट होता है, डिफ्यूज़न कंप्लीट होता है। अब ये देखिए, ये भी उससे बिल्कुल सिमिलर ही है। इसमें आप ऐसा मान लो हाइपो, हाइपर, आइसो क्या हो, 3 टाइप में डिवाइड कर दिया है इसको। किसको? सॉल्यूशन को। अब ये होता क्या है, ऐसे समझिए आप। पहले हाइपर ले लेते हैं। हाइपर क्या होता है, जैसे नाम से मालूम है, हाइपर गुस्सा होना। आपके पेरेंट्स आपके ऊपर गुस्सा होते होंगे, आप स्टडी नहीं करते हो, हाइपर हो जाते हैं ना, वो गुस्से में आ जाते हो, तो आप ऐसे समझ लीजिए टेंशन में आ गए हो, है ना, गुस्से में आ गए, मतलब हाइपर। डेंस, कोई चीज़ डेंस होगी तो वहाँ पर क्या होगा, ये प्लाज्मोलाइसिस होगा। प्लाज्मोलाइसिस मतलब सेल जो होगी वो श्रिंक कर जाएगी। आप ऐसा मान लीजिए किशमिश और पिचक गई, है ना, और वो श्रिंक करेगी, स्वेल नहीं करी वो, और श्रिंक कर गई। कैसे श्रिंक करेगी वो मैं आपको बता देता हूँ। अब आप क्या कीजिए, बीकर में आपको पानी लेकर के, वाटर लेना है इसमें ये, और इसमें आपको नमक ले लेना है, NaCl, नमक का घोल ले लेना है। नमक भी ज़्यादा क्वांटिटी में नमक ले लेना है इसको। अब इसमें किशमिश डाल देनी है आपको, जो फ्लैसिड या श्रिंक जो किशमिश है वो डाल देनी है फ्लैसिड में। अब वो किशमिश क्या होगी, वो और ज़्यादा वो प्लाज्मोलाइज हो जाएगी, और ज़्यादा वो श्रिंक कर जाएगी और पिचक जाएगी वो। समझ में आया आपको? क्योंकि वो नमक के घोल में है और श्रिंक कर जाएगी वो। आप उसको उठा के पानी के घोल में डाल दीजिए, वो स्वेल अप कर जाएगी। तो ये क्यों, क्या हो रहा है, यही हमारा हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक हो रहा है। देखो, रेजिन को निकालो, नॉर्मल पानी वाले घोल में डाल दो आप, प्रेशर जनरेट होगा, ये स्वेल अप कर जाएगी, वहाँ फ्लैसिड, वहाँ पर फ्लैसिड कर जाएगी ये सेल। जब श्रिंक कर जाएगी तो वहाँ पर जो सॉल्यूशन होगा हमारा, ये कैसा होगा, डेंस होगा काफ़ी, ये कंसंट्रेशन ज़्यादा कंसंट्रेशन वाला होगा, गाढ़ा होगा ये, है ना। इसमें वाटर प्लस नमक होगा, NaCl प्लस H2 होगा। जबकि इसमें क्या होगा, यहाँ पर ये श्रिंक कर रही है, ये क्या कर रही है, श्रिंक कर गई है हमारी, और ये हमारी क्या कर गई यहाँ पर, स्वेल अप कर गई, स्वेलन कर गई है ना, फूल गई है, स्वेलन। तो ये ट्रेजिडिटी कर जाती है, ट्रेजिडिटी इसकी ज़्यादा हो जाएगी, ट्रेजिडिटी बढ़ जाएगी, और एक टाइम ऐसा आएगा साइटोलाइज भी कर जाएगी, मतलब सेल बस भी कर जाएगी, फट भी जाएगी। तो लाइसिस मतलब बर्स्टिंग, फटना, लाइज कर जाना, सेल लाइज भी कर जाएगी यहाँ पर। और ये प्लाज्मोलाइज मतलब सेल फ्लैसिड हो जाएगी, पिचक जाएगी। और आइसोटोनिक का मतलब मीन्स क्या होगा, आइसोटोनिक में कंसंट्रेशन बिल्कुल इक्वल रहती है, ना तो वो डेंस होता ना वो लाइट होता, तो मतलब कंसंट्रेशन इक्वल होगी। तो ये हमारा क्या होता है, आइसोटोनिक होता है। आइसो मतलब सेम, हिंदी वाले को प्रॉब्लम ना हो, ये आइसो मतलब समान, सेम। तो हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक आपको समझ में आ गया होगा, मैं ऐसा मानता हूँ। तो याद रहेगा ना आपको, हाइपर से गुस्सा, टेंशन, तो ये हाइपरटोनिक हो जाएगा, है ना, गाढ़ा सॉल्यूशन। और हाइपो मतलब कम डेंस वाला, कम गाढ़ा, लाइट सॉल्यूशन, या आप बिल्कुल प्लेन मान सकते हो वाटर। तो मतलब यहाँ पर और यहाँ पर जो दोनों में डिफ्रेंशिएट करेंगे इनके अंदर हम, वो बिल्कुल डिफरेंट होगा। एक जगह कंसंट्रेशन कम है, दूसरी जगह कंसंट्रेशन ज़्यादा है, वाटर मॉलिक्यूल ट्रांसफ़र हो रहे हैं,
लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन या हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। यहाँ पर क्या है, दोनों तरफ इसमें रेजिन या ऐसे किशमिश में अंदर भी और बाहर भी दोनों तरफ प्रेशर और कंसंट्रेशन सेम है, इसलिए इसको बोला हमने आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो 3 टाइप के सॉल्यूशन हो गए आपके। बाकी डेफिनेशन यहाँ पर लिखिए, सेम सॉल्यूट एंड सेम पीएच, सेम सॉल्यूट एंड पीएच कंसंट्रेशन एज द सराउंडिंग बॉडी फ्लूइड, एंड हाइपोटोनिक solution lesser amount the solute concentration compared to the surrounding fluid, and next hypertonic solution higher concentration, है ना, high concentration of solute। वहाँ पर क्या था, solvent, ये क्या है solvent, यहाँ पर solvent क्या है water, और वहाँ पर क्या है high concentration में solute। तो ये क्या है, यहाँ पर सोल्यूट की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो अगर आपने सोल्यूट और सॉल्वेंट को अच्छे से समझ लिया तो आपको हाइपर और हाइपरटोनिक में प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है। तो इसको आप एक बार स्टडी कर लीजिएगा अपनी बुक से, ठीक है। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हम। अब देखिए सेल वॉल इन प्लांट्स। सेल वॉल इन प्लांट्स का हम क्या स्टडी कर रहे हैं, डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं हम इसको, प्लांट सेल वॉल को और एनिमल सेल वॉल को। तो यहाँ प्लांट सेल वॉल की बात कर रहे हैं अभी, एनिमल सेल वॉल हमारा सेल ऑर्गेनेलिज हो गया हमारा ये, और ये हमारा डिफ्रेंशिएशन हो गया। तो मैं आपको पहले प्लांट सेल वॉल एक्सप्लेन कर देता हूँ। प्लांट सेल डिफरेंट फ्रॉम द एनिमल सेल, देखो सिंपल है बिल्कुल ये, इसमें आपको कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। देखने में आपको प्लांट सेल कैसे दिखाई देती है, ग्रीन दिखाई देती है ना, कलर कैसा होता है, ग्रीन होता है। क्यों होता है, क्लोरोफिल की वजह से होता है ना। क्लोरोफिल क्या होते हैं, कलर क्यों होता है क्लोरोफिल का ग्रीन, प्लास्टिड की वजह से होता है, प्लास्टिड बोलते हैं ना इसको। अब आप बोलोगे टमाटर का कलर तो रेड होता है, टमाटर का कलर तो ऐसा क्यों होता है, पहले वो ग्रीन होता है बच्चों, फिर वो रेड हो जाता है। ऐसे इसलिए होता है क्योंकि क्रोमोप्लास्ट क्लोरोप्लास्ट में कन्वर्ट हो जाता है। सॉरी मैं उल्टा बोल गया, क्लोरोप्लास्ट कन्वर्टेड इनटू क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट, प्लास्ट मतलब प्लास्टिड, क्रोम मीन्स कलर, ये समझ लीजिए आप। तो ऐसा नहीं है कि कलर वाइज हम उसको आइडेंटिफाइड कर देंगे प्लांट सेल एनिमल सेल, ऐसा नहीं होगा, बट डिफरेंट है कंपोनेंट कलर का। डिफरेंट कलर में प्लांट के जो फ्रूट्स होंगे, लीव्स होंगी, स्टेम होंगे, वो कलर उनमें चेंज हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। अब इसमें जो वैक्यूल्स होगा वो लार्ज होगा कंपेरिजन टू एनिमल सेल। प्लांट सेल में जो वैक्यूल होता है वो बड़ा होता है साइज में, क्योंकि बड़ा इसलिए होता है कोई फंक्शन करना हो तभी बड़ा होगा ना, ठीक है। तो बड़ा होता है कंपेरिजन अगर एनिमल सेल करे तो थोड़ा बड़ा होता है वैक्यूल। और जो न्यूक्लियस की बात करें वो पेरिफेरी पे होता है, सेंटर में नहीं होता। एनिमल सेल में जो न्यूक्लियस होता है ये जो न्यूक्लियस होता है ये सेंटर में होता है एनिमल सेल में। देखिए प्लांट सेल में क्या होता है, पेरिफेरी के पास होता है, एक साइड में होता है। ये डिफ्रेंशिएट हो गया। दूसरा एक आता है सेंट्रियोल या सेंट्रोमियर, उसका भी हम आगे बात करेंगे, वो भी सेल ऑर्गेनेलिज में बात करेंगे। बाकी माइटोकॉन्ड्रिया थोड़ा साइज में थोड़ा बड़ा होता है एनिमल के कंपैरिजन में। इसमें सेल वॉल होती है, प्लांट सेल में सेल वॉल होती है, उसमें वहाँ पर सेल वॉल नहीं होती है एनिमल सेल में, वहाँ मेम्ब्रेन की बात करते हैं, सेल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। तो ये चीज़ें हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। दूसरा हमारा सेलुलोज है, सेल वॉल किसकी बनी होती है, मेड अप ऑफ सेलुलोज की बनी होगी। यहाँ पर सेलुलोज होता है जो कि डाइजेस्टेबल नहीं होता, जो कि क्या होता है पोली कार्बोहाइड्रेट है हमारा। ये कैसा है, पोली कार्बोहाइड्रेट, ये कार्बोहाइड्रेट है, पोली कार्बोहाइड्रेट्स बोलते हैं इसको। आगे आप स्टडी करोगे जब बड़ी क्लास में आओगे, कार्बोहाइड्रेट्स इसको बोलते हैं पॉलीसैकेराइड्स। पॉलीसैकेराइड्स, सेलुलोज हो गया, अमाइलोज हो गया, एमाइलोपेक्टिन हो गया, है ना, स्टार्च हो गया, ये सब क्या हमारे पॉलीसैकेराइड्स ही तो है। ये प्लांट्स डिराइव्ड होते हैं, प्लांट से डिराइव्ड होते हैं, प्लांट फॉर्मेशन करते हैं, बनाते हैं, उनको रिक्वायरमेंट होती है इसलिए बनाते हैं, वो अपनी एक्टिविटीज़ को फुलफिल करना है। तो ये सब डिफ्रेंशिएशन आपको पता होना चाहिए, आइडियाज़ होने चाहिए कि किस में प्लांट सेल में कौन सा सेल ऑर्गेनेलिज है, एनिमल सेल में कौन सा सेल ऑर्गेनेलिज है।
अब देखिए ये हमारे सेल ऑर्गेनेलीज की अगर बात करें, मैंने आपको एक्सप्लेन ऑलरेडी कर दिया है इसमें न्यूक्लियस का काम क्या है, न्यूक्लियोलस का काम क्या है, ठीक है। राइबोसोम का काम क्या है, कितने टाइप का राइबोसोम होता है, 7 TS होता है और एक ATS होता है ना। प्रोकैरियोट्स में 7 TS, यूकैरियोट में ATS होता है। रफ एंडोप्लाज्मिक राइबोसोम क्या करता है, प्रोटीन की सिंथेसिस करता है, प्रोटीन की सिंथेसिस करेगा ना राइबोसोम्स। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डिफरेंट टाइप के जो वेसिकल्स होंगे इनका फॉर्मेशन करेगा ये, है ना। और माइक्रोट्यूब्यूल्स का काम क्या है, जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं वो भी अपनी डिफरेंट एक्टिविटीज़ को फुलफिल करेंगे। इसमें जो है फैट ऑयल्स भी होते हैं, इसमें क्या होते हैं, फैट ऑयल्स भी होते हैं, ड्रॉपलेट्स भी बोलते हैं उनको, ड्रॉपलेट्स भी बोलते हैं उनको, तो ये भी होते हैं इनमें। ओके, नेक्स्ट में सेंट्रियोल्स भी होता है, सेंट्रियोल्स हो गया, सेंट्रोमियर हो गया। सेल डिवीज़न के टाइम पर सेल डिवीज़न होता है ना, सेल डिवीज़न में सेंट्रियोल्स काम करते हैं। जो प्लांट सेल होते हैं वहाँ पर सेंट्रियोल नहीं होते, वहाँ पर, है ना, सेंट्रियोल नहीं होते वहाँ पर जो एरिस्टल जो सेल डिवीज़न होता है वहाँ पर एरिस्टोल्स होते हैं, वो काम करेंगे। वहाँ पर जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं वो काम करते हैं वहाँ पर इन प्लांट में। नेक्स्ट बात करते हैं हम इसमें अब डिफरेंस कंपैरिजन की। काफ़ी देर से मैं आपको कंपैरिजन करे चिल्ला रहा हूँ, ये क्या चिल्ला रहा हूँ मैं आपको, ये दोनों में डिफरेंशिएशन देखिए। प्लांट सेल हैव क्लोरोप्लास्ट, ओके, पहले तो क्लोरोप्लास्ट होगा प्लांट में, एनिमल में नहीं होगा, मिसिंग होगा। दूसरा लार्ज वैक्यूल्स होगी, ठीक है, आइदर वेरी स्मॉल या मिसिंग होगी। एनिमल में वैक्यूल हो सकता है ना, लेकिन वो छोटा होगा, बड़ा नहीं होगा। अब एनिमल में आप अमीबा का बात कर लीजिए, अमीबा में भी तो अपना वैक्यूल होगा, बिना वैक्यूल के वो कैसे करेगा, जो कॉन्ट्रेटाइल जो वैक्यूल्स होगी उसकी जो एक्स्ट्रा वाटर है वो बॉडी से कैसे बाहर करेगा अपनी। सिंगल सेल है, एक ही सेल का जीव है बेचारा, एक ही सेल का तो जीव है, वो पूरी लाइफ उसने अपनी एक सेल में गुजार देनी है अपनी। ऐसा तो नहीं कि हमारी तरह सेल को वो मल्टीप्लाई कर रहा है, एक ही सेल में पूरी लाइफ सर्वाइव कर लेता है, फिर वो इजीली मर जाता है, बहुत कम लाइफ स्पान बहुत कम होता है उसका। तो उसमें छोटा सा वैक्यूल होता है, वो एक्स्ट्रा वाटर एग्जॉस्ट करने के लिए, एग्जॉस्ट मोसेस करने के लिए वो वैक्यूल का काम करता है। तो ऐसा नहीं है एनिमल सेल में वैक्यूल नहीं होता, एनिमल सेल में वैक्यूल हो सकता है, होता है। न्यूक्लियस इज प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ द सेल, एनिमल सेल द पेरिफेरी। तो बाकी ये सब दिया है इसमें, जैसे कि इसमें राइबोसोम दोनों में होते हैं, 70 80 टाइप का होता है, साइटोप्लाज्म दोनों में होता है, माइक्रोट्यूब्यूल्स में होते हैं। माइक्रोट्यूब्यूल्स अपने जो है एनिमल सेल में माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट नहीं होते। बाकी सेंट्रियोल्स होते हैं इसमें, सेंट्रियोल्स प्रेजेंट इनमें नहीं होते, सेंट्रियोल्स, है ना। वहाँ सेंट्रोमियर होगा, ओके, वहाँ पर क्या होगा, सेंट्रोमियर होगा। डायग्राम में इसमें में भी ना हो, इसमें राइबोसोम सेंट्रोमियर यहाँ पर लिखा नहीं है इसमें। सेंट्रियोल्स हो गया, सेंट्रोमियर्स हो गया, और इसमें क्या क्या हो सकता है, माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में होता है, लार्ज होता है साइज में, स्मॉल साइज में होता है, गोल्जी एपिटल दोनों में होता है, न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियस दोनों में होते हैं, ये रेटिकुलम दोनों में होता है, गोल्जी वेसिकल दोनों में होता है, लाइसोसोम दोनों में होता है, पिनेकोसाइट वेसिकल्स केवल एनिमल सेल में होता है, प्लांट सेल में पिनेकोसाइटिस मिलता है, किसी सेल्स में मिलता है, मोस्टली नहीं होता, रेयर केसेस में देखने को मिला है किसी सेल्स में। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों में मेम्ब्रेन होती है, इसमें सेल मेम्ब्रेन होती है, उसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। तो ये हमारा, ये मैंने बताया था, ऑयल जो ड्रॉपलेट्स है, ऑयल ग्रेन्यूल्स, ऑयल फैटी एसिड्स सेल्स होते हैं, ये एमाइलोप्लास्ट या स्टार्च ग्रेन्स होते हैं कुछ हमारे। तो ये सब हमारी स्टडी कर रहे हैं हम इसके अंदर, सेल के अंदर स्टडी किया हमने अभी। काफ़ी चीज़ें आपके अगर कुछ मिसिंग होगा तो वो नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे उसको। अभी आप इतना इसको स्टडी कीजिए और बने रहिए अपने एजुफ्लक्स 360 के साथ में, जो कि एक बेस्ट प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है आपको सेल्फ स्टडी के लिए। ओके, ठीक है स्टूडेंट्स, टेक केयर, बाय, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।